उत्तर प्रदेश का चुनावी रण पूरी तरीके से सजा हुआ है। उत्तर प्रदेश में हर राजनीतिक दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज या भारतीय जनता पार्टी ही क्यों न हो, सत्ता पाना चाहती है। लेकिन जनता जनादेश जिसे देगी वही सत्ता पे सीन होगा। नमस्कार, वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान, संवाद भी शिबू खान में आज हमारे साथ मौजूद है वो शख्सियत जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद से वाबस्ता रखने वाली सपा नेत्री वो कद्दावर महिला नेता हैं जिन्हें बच्चा बच्चा जानता है। वर्तमान में 242 हुसैनगंज विधानसभा से बतौर समाजवादी की प्रत्याशी सपा का परचम लेकर जनता में वोट मांगने जा रही हैं। तो संवाद में आज हम करेंगे सियासी चर्चा और जानेंगे बहुत कुछ, साथ ही जानेंगे क्या है उनकी नीतियां और रणनीतियां। आइए स्वागत करते हैं आज के अपने मेहमान से और परिचय जानते हैं। मैं सपा प्रत्याशी उषा मौर्य, 242 हुसैनगंज। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से नारा दे रही है 300 बिजली यूनिट मुफ्त दिए जाने, तो क्या लगता है इस 300 यूनिट के बहकावे में आकर जनता वोट देने वाली है सपा को? ये बहकावा नहीं है, जो समाजवादी पार्टी कहती है, अखिलेश जी कहते हैं और वो करते हैं, ये सच है। उत्तर प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, सबका साथ सबका विकास या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारा दिया था, क्या लगता है पूरी तरीके से ये सही हुआ है? बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के समय में विद्या कन्याधन, साइकिल और उनके लैपटॉप हर तरीके से उन्होंने बालिकाओं को दिया, उत्साहित किया और जो हुआ सच हुआ। शायद आपने सवाल नहीं सुना, मैंने कहा भाजपा ने ये नारा दिया, क्या है पूरा कर पाई है भाजपा? भाजपा कतई नहीं पूरा कर पाई और न करेगी। वो तो केवल जुमलेबाजी किया है, नौजवानों के साथ, बच्चों के साथ, किसानों के साथ केवल झूठ बोल करके आई है और इसी में वो खत्म हो जाएगी। भाजपा ने तमाम तरीके से वादे किए हैं, दावा किए हैं, सड़क बनाने का जो सबसे बड़ा दावा करा, क्या लगता है वाकई में प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है या सड़कें गड्ढा मुक्त हुई? जनता खुद देख रही है कि गड्ढा मुक्त हुआ है कि नहीं। वो तो जवाब आने वाला समय बस आ गया, दे देगी जनता। हुसैनगंज की सबसे बड़ी मूलभूत समस्याएं क्या आप देखती हैं? हुसैनगंज की मूल समस्याएं हैं कि आज की डेट में भाजपा से हमारा नौजवान किसान तो इतना पीड़ित है कि वो केवल जानवरों के लोगों को, किसानों को घर ताकना चाहिए तो वह जंगल में इस तरह के ठंडी में पड़ा है। क्या किसान इंसान नहीं है? आज वही किसान अन्नदाता है और वही से पूरा देश और पूरा आम आदमी किसान ही, मतलब ऐसी चीज है कि वो अन्नदाता है, वही खिलाता है, वही उसी को इग्नोर किया जा रहा है। और इसका जवाब किसान बहुत अच्छे तरीके से दे देगी, इसको किसी से पूछना और परखना नहीं है। ये हमारे किसानों की आवाज है कि ये जो ये उससे पीड़ित है। किसान पूरी तरीके से पीड़ित है, चाहे वो अन्न पशुओं का मामला हो या अनाज का सही एमएसपी दाम न मिल पाना। दिल्ली में किसानों का आंदोलन तो आपने अभी भूले भी न होंगे। किसानों के साथ किस तरीके से धोखा हुआ, किसानों के साथ किस तरीके से यातनाएं झेली गई। फिर से उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने यू टर्न लेकर के किसान विरोधी बिल को वापस लिया है। किसान एक बार फिर से चुनाव में अपने वोट के माध्यम से सरकार पर चोट करने वाली है। क्या लगता है समाजवादी पार्टी के साथ किसान जा रहा है? बिल्कुल 100% जा रहा है किसान। कैसे कह सकती हैं आप? किसान इतना पीड़ित है कि मैं नहीं, किसान खुद ही ये चीज की आवाज उठा रहा है कि ना उसको सही मूल्य मिल रहा है और अन्य जानवरों से वो इतना पीड़ित है, तो कैसे किसान जाएगा? किसान
किसान सब समाजवादी पार्टी का इस समय एकदम भक्त हो गया है और किसान समाजवादी पार्टी में ही जाएगा, सरकार बनाएगा। समाजवादी पार्टी में किसान जाएगा और सरकार बनाएगा। सपा नेत्री का ये दावा कितना मजबूत होगा ये तो आने वाला 10 मार्च ही तय करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी जंग बहुत ही जोरों से चालू है। भारतीय जनता पार्टी भी कोई भी कमर कसने में मजबूत पीछे नहीं हटती हुई नजर आ रही है। बसपा भी अपने आप को कहीं न कहीं पूरे फिल्म में साफ अपने आप को हीरो बनती नजर आ रही है, लेकिन नतीजे अभी भी दूर बताए जा रहे हैं। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश का जनादेश आने वाला है। खैर, हम बात कर रहे हैं हुसैनगंज विधानसभा सीट की। तो वर्तमान में उषा मौर्य जी के पति पूर्व मंत्री स्वर्गीय मुन्नालाल मौर्य जी का नाम पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में साफ तौर से जाहिर है। जब आप अपने मंत्रिमंडल कार्यकाल में नगर पंचायत हदगाम को नगर पंचायत का ओहदा दिया था, जनता में खुशी की लहर सी दौड़ी थी। तो हम जानना चाहेंगे, यदि आप सत्ता में आती हैं, आप विधायक बनती हैं और सरकार में आती हैं, तो जिस तरीके से आपके स्वर्गीय पति ने एक अच्छा काम किया था, पावर हाउस देने का काम किया था, विद्यालय इतने बना दिए थे, क्या लगता है उसी क्रम में आप भी बढ़ने का प्रयास करेंगे? पूरा प्रयास नहीं, उसको किया जाएगा। जो स्वर्गीय मुन्नालाल मौर्य ने कर दिया, जन जन के उसमें बस गए हैं, उनका अधूरा सपना पूरा किया जाएगा। शायद शिक्षा के क्षेत्र में हो, जो उन्होंने शिक्षा का क्षेत्र का जाल बिछाया है, उन्होंने जो हदगाम टाउन बनाया है, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि सबकी सहमत से जहां भी है वहां पूरा दूसरा टाउन बनाने का हम लोग काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में किसानों के और आज जो भी जाल सड़कों को बिछाया गया मंत्री जी के समय में, माननीय मुन्नालाल स्वर्गीय मौर्य जी के समय में, तब से मैंने ये देखा कि मैं 14-15 साल हो गए मैं क्षेत्र में जाती हूँ, लेकिन कहीं उसमें एक मिट्टी का ढेला नहीं पड़ा। और वो आने वाला समय उषा मौर्य ही उसको, मंत्री जी को सपनों को साकार करेंगे और वो रोडों को जहां बिछा भी नहीं था तो उसको नए तरीके से भी बिछाएंगे, जो पुराने हैं उसको भी साकार करेंगे, उनके सपनों को। इस सरकार में एक चीज और देखने को मिली है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरा था, लोगों के साथ अन्याय बहुत हुई, जास्ती बहुत हुई है। अगर खुल के बात करें तो बहुत लोगों का मानना यह है कि इस सरकार में जमीनें लोगों की छीनी गई हैं। यदि आप सत्ता में आती हैं तो कैसे न्याय देंगे लोगों को? देखिए, सत्ता में आकर के ही न्याय दिया जाता। सबसे बड़ी ताकत कलम की होती है, ना कि कलम के आगे सब फेल हैं। मैं ये जानती हूँ, न्याय हर व्यक्ति का एक एक पाई का उनको मैं दिलाऊंगी। मैं ये आप पूरे क्षेत्रवादियों से वादा और विश्वास के साथ बता रही हूँ कि यदि मैं विधायक बनती हूँ तो मैं उनका न्याय भी दिलाऊंगी और तमाम ऐसे माफिया गुंडे उनको भी मैं यहां से निजात दिलाना चाहती हूँ। ये हुसैनगंज विधानसभा की उषा मौर्य कह रही हैं। जो लोग कहते हैं कि वो क्या करेंगी, मैं उनको करके दिखाऊंगी कि महिला क्या करती है। महिला में कितना दम है, महिला में कितनी शक्ति होती है, तमाम तरीके से आपने चाहे फिल्मों के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप देखते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण सजा हुआ है। फतेहपुर जनपद का चुनाव चौथे चरण में यानी 23 फरवरी को मतदान होना है। जनादेश 10 मार्च को आना है, जिसमें तय होगा कि किसके नसीब में सत्ता मिलता है। तो देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता अपना फैसला कैसे लेने वाली है। संवाद में शिबू खान में हमारे साथ ये थी आज की मेहमान सपा नेत्री उषा मौर्य, जिन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज में अपने जनता के लिए, प्रदेश वासियों के लिए, जनपद वासियों के लिए अपनी सोच, अपने वादे और अपने दावों की बात रखी है। आने वाला समय तय करेगा कि जनता विधायक किसे बनाएगा, लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि इस प्रत्याशी में, इस महिला में वो नारी का एक सम्मान और न्याय प्रियता देखी गई है, जो वाकई में क्षेत्र के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, जनहित के लिए बेहद ही जरूरी है। वीटीवी इंडिया हमेशा से ही दबे कुचले शोषितों वंचितों की आवाज उठाता रहा है। पुनः आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार।
उत्तर प्रदेश में चुनाव जोरों से शुरू हो चुके हैं। राजनीतिक दल तमाम तरीके से अपना जीत का दम भरती नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य मुख्य विपक्षी दल जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज एवं कांग्रेस सहित तमाम अन्य राजनीतिक दल इस चुनावी समर में पूरी तरीके से मैदान में है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है शिबू खान। आप सभी देख रहे हैं वीटीवी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। संवाद विद शिबू खान में आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की वो शख्सियत जो कि समाजवादी पार्टी से वाबस्ता है। फतेहपुर जनपद से बिलोंग, हुसैनगंज विधानसभा, वर्तमान में पूर्व में खागा विधानसभा से विधायक रहे मोहम्मद सफीर जी आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद है। मोहम्मद सफीर जी से हम चर्चा में जानेंगे 2022 के चुनावी रण में क्या हथकंडा अपनाने वाले हैं। साथ ही जानेंगे समाजवादी पार्टी जिस दल से वो इस वक्त चुनावी मैदान में है उसकी रणनीति पे, नीतियों पे, पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं पर, वर्तमान के हालात, दशा और दिशा पर। तो आइए परिचय कराते हैं आज के अपने मेहमान से, पूर्व विधायक मोहम्मद सफीर। जैसे जानते हैं उनका परिचय उन्हीं की जुबानी। स्वागत है आपका। शिबू खान जी, सबसे पहले मैं नए वर्ष की आपको और आपके कैमरामैन को नए साल की बधाई देता हूं और आप ही के चैनल के माध्यम से हमारे हुसैनगंज विधानसभा के सभी साथियों को, सर्व समाज के साथियों को मैं नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि सब लोग इस साल में सब लोग खुश रहें, सुखद रहें। यही मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं हैं लोगों को। मेरा नाम मोहम्मद सफीर, पूर्व विधायक, खागा, हुसैनगंज विधानसभा। तो विधायक जी आइए चर्चा बढ़ाते हैं। वर्तमान में हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पे। 2014 में जब कांग्रेस का शासन था और महंगाई थोड़ा सा चरम पे बढ़ी थी। अगर थोड़े से मैं बात करें कि जैसे ही सिलेंडर का रेट 400 कुछ रुपए हुआ था, भारतीय जनता पार्टी उस वक्त की मुखर आलोचक और विपक्षी दल रही है। हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया था। स्मृति ईरानी जी का वो वीडियो तो आप सभी ने देखा होगा जिसमें गैस सिलेंडर को सर पे उठा के घूमती फिरती थी। लेकिन आज वही हाल भाजपा में भी हो रहा है। भाजपा में सिलेंडर का दाम 400 से बढ़ के सीधे 1000 रुपए हुआ है। महंगाई का मुद्दा इस चुनाव में कितना असर डालेगा, आप अपने राय से बताइए कि चुनाव में और क्या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे जैसे किसान का बिल, महंगाई, तमाम तरीके की और बातें कितना असर डालने वाले हैं। साथी पत्रकार बंधु जी, शिबू खान, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत शातिर पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है। जब गैस सिलेंडर हमारे यहाँ 350 का मिलता था तो उस समय ये सिलेंडर लेके सड़कों पे उतर जाते थे। आज इनके राज्य में 1000 का सिलेंडर है, 100 पार पेट्रोल है, 90 के करीब जब 100 पार हो रहा था डीजल भी, तो 90 रुपए में ये लोग लाके कुछ वैट कम करके तो 90 रुपए में लेके आए। लेकिन किसान इससे पूरी तरीके से त्रस्त है डीजल की महंगाई से। डीजल की महंगाई से किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। जब इनको जुताई करनी होती है तो 350, 1 घंटे में 350 जहां लगा करते थे, आज कम से कम 700 रुपए लेते हैं। और अगर उससे जुताई करें, जैसे कोऑर्डिनेटर आता है उससे जो मट्टी को फिसलता है, आपको मालूम होगा उससे, तो आज उस पे 1000 रुपए घंटा पर घंटा उनको देना पड़ रहा है। सिंचाई महंगी हो गई है, बिजली का बिल बहुत महंगा हो गया है। जब आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिजली का बिल नए वर्ष की बधाई देते हुए जब उन्होंने बिजली का बिल 300 यूनिट माफ करने की बात की तो भाजपा वालों को मिर्चा लगा है, भाजपा वाले तिलमिलाए हुए हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि गरीबों के प्रति इनके दिल में कितनी मोहब्बत है, और इसको मोहब्बत कहें कि नफरत कहें। इनके दिल में जनता के लिए कोई मोहब्बत तो नहीं है, नफरत ही कहा जा सकता है कि जनता के भले के लिए कोई काम नहीं करना चाहते हैं। ये सिर्फ भाजपा वालों का भला चाहते हैं और भाजपा वालों का भला ये 4-4 साल या 5 साल होने वाले हैं, भाजपा वालों का ही भला हुआ है। किसानों का, गरीबों का, नौजवानों का, इनका तो किसी तरह से कहीं पे भला दिखाई नहीं दिया। आज जितनी भी योजनाएं इन्होंने भर्तियों में निकाली, कम से कम 12 परीक्षाएं इन्होंने निकाली और सब की सब इनके पर्चे लीक हो गए। मतलब
तो जैसा कि अभी आपने देखा कि पिछले 1 सालों से किसानों का आंदोलन दिल्ली तमाम अन्य जगहों पर धरना प्रदर्शन के रूप में, आंदोलन के रूप में जारी रहा। सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए जिन्हें विपक्ष ने, खासकर किसान नेताओं ने इसे किसान विरोधी और काला कानून बताया था। हालांकि 1 साल के बाद मोदी सरकार यू टर्न लेकर के अपने केस जो बनाए हुए थे नियम कानून उनको विड्रॉल कराया। तो क्या लगता है कि ये किसान जो कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, किसानों के धरना प्रदर्शन से डर करके, किसानों के आंदोलन से भयभीत होकर, या उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए सरकार ने यह फैसला वापसी कर लिया? किसानों के हित में ये सरकार कभी नहीं रही है। जब से भाजपा सरकार आई है किसान त्रस्त है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब विपक्षी दल जब मना कर रहे थे कि 3 कृषि कानून जब आप लाएंगे तो किसानों पे बहुत बोझ पड़ेगा और किसानों का हक छीना जाएगा, वो परेशानियों में मुब्तला हो जाएंगे किसान। तो इन लोगों ने कहा नहीं, ये 3 कानून जो हम किसान बिल लाए हुए हैं ये किसानों के लिए बड़ा लाभदायक है। जब किसान मैदान में उतरे, धरना प्रदर्शन किया, समाजवादी पार्टी मैदान में उतरी, हम लोगों ने भी ट्रैक्टर रैली निकाले, प्रदर्शन किए, वहां पे जब 1 साल तक चलता रहा। मैं उन लोगों को संवेदना व्यक्त करता हूं जो कि किसानों के लिए मैदान में बैठे, ठंड में, बारिश में, इनके ऊपर पानी की बौछारें लगाई गई, कील गाड़े गए किसानों के लिए। तो ये किसान हित की सरकार कैसे हो सकती है? और जब इनको लगा कि अब चुनाव आ गया है, किसान हमारे विरोध में जा रहा है, तो इन्हीं लोगों ने किसान बिल लाए और इन्हीं लोग माफी मांगते हुए, तो माफी किस बात की मानना है? लाए तो आप ही थे। किसान तो कह रहा था कि हमको 3 कानून बिल नहीं चाहिए, कृषि कानून बिल नहीं चाहिए हमको, लेकिन लाए आप ही, और आप ही माफी मांग रहे हो। तो माफी किस बात की मांग रहे हो? आपने किसान बिल वापस लेके किसानों पे कोई एहसान नहीं किया हुआ है। इस किसान बिल को वापस लेने के लिए 700 किसानों ने जान दी है, जिससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में 2022 में बनती है तो हम उन परिवारों को 25-25 लाख देने का काम करेंगे। जैसे कि आपने सुना और जाना कि किस तरीके से किसान आंदोलन के सामने सरकार ने घुटने टेके हैं। वैसे देश तमाम तरीके की विचारधाराओं से चलता है। देश में वो लोग ऐसे हैं जो सुविधाएं मांगते हैं, मूलभूत सुविधाएं मांगते हैं, न्याय मांगते हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता। लेकिन सरकार जबरन बहुत सारी चीज थोप देती है, जैसे कृषि कानून। हालांकि इस कानून के दौरान प्रदर्शन में तमाम लोगों की जान भी गई है। वीटीवी इंडिया उन सभी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। सरकार का यह अड़ियल रवैयापन और सरकार की हठ धर्मता साफ नजर आई है कि किसानों के प्रति कितनी संवेदनशील है। हालांकि अब समय है उत्तर प्रदेश सहित पंजाब और तमाम अन्य 5 राज्यों में चुनाव होने। विपक्षी दल आरोप लगा रहे कि वर्तमान की सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी अपने हित के लिए, चुनावी लाभ पाने के लिए, किसानों का वोट लेने के लिए समय से अपने आप को यू टर्न करी है। लेकिन समय बताएगा कि भाजपा को इसका लाभ मिलेगा भी या नहीं। आइए चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के हालात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो एक वादा और नारा दिया था कि 40 दिन के अंदर या एक लिमिट के अंदर जो माफिया हैं, जो अराजक तत्व हैं, या तो वो जेल में होंगे या प्रदेश से बदर होंगे, बाहर होंगे। लेकिन आज 5 साल पूरे होने वाले हैं। क्या लगता है माफियाओं का जो वादा हुआ था वो कहां तक सही रहा? मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार है। इन्होंने जब चुनाव में वो 2017 में कूदे थे तो इन्होंने कहा था कि हम सारे नौजवान, सारे साथियों को, सारे परिवार को 15-15 लाख रुपए देंगे। इन्होंने बाद में कहा कि ये जुमला है। आज भी जो ये नौजवानों से, किसानों से या जिन लोगों से वादा करते हैं, कल वो भी इनके लिए जुमला साबित होगा। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में, मैं आपको उत्तर प्रदेश की बात करूं, ये किसानों को धोखा देने का काम किया है। जब किसान रोड पे उतरता है, प्रदर्शन करता है, तो ये लोग गाड़ियों से मार। सवाल माफियाओं पे चल रहा है, जो वादा हुआ उस पे कहां तक? अरे भारतीय जनता पार्टी के पास ही तो सारे माफिया हैं। समाजवादी पार्टी के पास में माफिया कहाँ है? आज अगर देखो तो उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के पास में जो सोफे पे बाजू में बैठे होते हैं वो सारे माफिया होते हैं। लेकिन इन लोगों के पास कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है
कि जिस वॉशिंग मशीन में ये डाल के उनको निकाल लेते हैं तो वो साफ सुथरा छवि का हो जाता है, वो माफिया नहीं रह जाता है। और अगर देखें, सच्चाई देखें तो जैसे मैं हुसैनगंज का रहने वाला हूं, अगर हुसैनगंज विधानसभा में आप देखें तो जितना माफिया था, जमीन कब्जा वाला करने वाला था या जो लोग यहाँ पे गुंडाई किया करते थे, वो सारे यहाँ पे भाजपा के सरकार में और सरकार प्रतिनिधि जो हैं उनके बाजू में बैठते हैं। तो माफिया राज खत्म कहाँ हुआ? हाँ, ये सच है कि माफिया राज खत्म नहीं हुआ, लेकिन उनके मंत्रियों के प्रतिनिधियों के बाजू में बैठने वाला है, तो इसलिए वो अब माफिया नहीं रह गया है। माफिया तो उत्तर प्रदेश की सरकार हमारी 12 से 17 तक चल रही थी। कभी आपको किसी वर्ग ने ये कहा होगी कि माफियागिरी ज्यादा है या कहीं पे बलात्कार ज्यादा हो रहे हैं या कहीं लड़कियां छेड़ी गई हों? आज के दौर में हमारे यहाँ हुसैनगंज में देख लीजिए, 5 साल होने को आ गए हैं। यहाँ पे आप सुल्तानपुर घोष है, हमारा हदगाम थाना है और हुसैनगंज थाना है, छुला चौकी है। आप देख लीजिए, अगर तीनों थानों को मिलाएंगे तो कम से कम यहाँ लड़की छेड़ने का और बलात्कार के कम से कम दर्जनों ऐसे मुकदमे हैं, सैकड़ों ऐसे मुकदमे हैं कि जो लोग या तो जेल में हैं या उनको प्रताड़ित किया गया है या उनको जेल भेजा। अगर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला है तो वो बचाया गया है, वो चाहे बलात्कार करे चाहे वो लड़की छेड़े, उनके लिए कुछ नहीं। वो माफिया नहीं है, वो बलात्कारी नहीं है, वो छेड़ने वाले लोग नहीं है। छेड़ने वाले लोग तो इनको लाल टोपी वाले दिखाई देते हैं, क्योंकि लाल टोपी वालों से ये डरे हुए हैं। अब इस बार लाल टोपी वाले इनको सबक सिखाने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। उत्तर प्रदेश में चाहे उन्नाव कांड रहा हो, हाथरस रहा हो या तमाम तरीके लखीमपुर खीरी कांड भी किसी से छुपा नहीं है, तमाम तरीके के ऐसे कांड हुए हैं जो प्रदेश को कहीं ना कहीं शर्मशार यानी शर्मिंदा कर रखा है। एनसीआरबी का जो डाटा सामने आया था, उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 प्रदेश माना गया था। इतना सब होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के बाद स्मार्ट प्रदेश का लक़ब दिया गया है। उत्तर प्रदेश क्या वाकई में स्मार्ट हुआ है? उत्तर प्रदेश में क्या वाकई में गुंडा राज खत्म हुआ है? उत्तर प्रदेश में क्या इंसाफ साफ सुथरा तौर से देखी जा रही है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बाजू में सिराथू विधानसभा है और मैं करीब करीब वहां के और यहाँ का हमारा एक वो संबंध है जो आजू बाजू पड़ोस में रहते हैं हम लोग। हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री पे कम से कम 40-45 मुकदमे दायर थे। उन्होंने सरकार बनते ही खुद अपने मुकदमे वापस लिए। हमारे बाबा जी की सरकार है, बाबा जी ने अपने मुकदमे वापस लिए। बाबा जी के ऊपर मुकदमे लग रहे हैं तो माफिया हुआ कौन? अगर हमारे जो मुख्यमंत्री हुए उन पे मुकदमे थे तो माफिया कौन था? माफिया तो वह है जिनके ऊपर मुकदमे कायम है। मैं हुसैनगंज से लेकर चलता हूँ, कितने लोगों की लिस्ट टॉप 10 में हुसैनगंज थाने से लेके और सुल्तानपुर घोष थाने तक में टॉप 10 की लिस्ट टांगी हुई थी, लेकिन सरकार बनते ही और प्रतिनिधि बनते ही वो लिस्टें हटा दी जाती हैं। तो माफियागिरी तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कर रही है। यहाँ तो माफिया कोई था ही नहीं, ना है। और ये चुटपुट घटनाएं जो होती रही हैं ये हमेशा होती रही हैं और होती रहेंगी। लेकिन जो इस राज्य में इस कार्यकाल में हुआ है, 2017 से है 22 आ गया है, जो इस कार्यकाल में हुआ है, ऐसी सरकार हम लोगों ने नहीं देखा। इससे देखिए नौजवान जो हमारे यहाँ नौजवान पीढ़ी है वो इस सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे बेरोजगार हुई है तो नौजवान पीढ़ी हमारी यहाँ पे इस सरकार में। प्रदेश में बहन बेटियों की बात हो रही है, प्रमुखी के चुनाव में भी चीर हड़ड़ जैसी चीज आपके जनपद में खुद भी थी, अन्य जनपद में भी वारदात हुई हैं। बहन बेटियों की आबरू सुरक्षित नहीं रही है, मौत हुई है। यदि आप सत्ता में आते हैं, समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है, तो जिनका चीर हड़ड़ हुआ, जिनका साथ दुर्व्यवहार हुआ है, आप कहां तक उनको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे? हाँ, ये बात आपकी सही रही कि अभी हम लोगों ने ब्लॉक प्रमुखी का पंचायत चुनाव जब हो रहे थे तो ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव हो रहे थे तो हमने देखा हमारी बहनों की साड़ियां खींची जा रही थी। लोग वहां हमारा प्रत्याशी नामांकन न कर सके, कट्टा खोस के गए थे, उन पे फायरिंग कर रहे थे। हमारे फतेहपुर में भी ऐसी घटना आई हुई है। एक हमारी बहन थी जो वो नामांकन करने जा रही थी, उसकी साड़ी उतारी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी की सामने छवि जो है वो सामने नजर आ रही है कि साड़ी उतारने का काम बहू बेटियों कितनी सुरक्षित है आपके यहाँ, कि आप लोगों ने ही साड़ी उतारने का काम किया, साड़ी खींचने का काम किया, ब्लाउज फाड़ने का काम किया है। तो आपके राज्य में ये जो हुआ है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग यही तो कहेंगे। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहां तक सही रहा? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सिर्फ समाजवादी पार्टी ही दे सकती है। ये काम मुलायम सिंह ने किया था,
बेटी बचाने का, बेटी पढ़ाने का काम, फ्री शिक्षा देने का काम मुलायम सिंह जी पे भी तो आरोप था, गेस्ट हाउस कांड आप भूल गए हैं। अरे नहीं, वो एक घटना थी। अचानक कोई घटना हो जाती है तो उसपे नहीं, और उसमें वो उस तरह की घटना नहीं थी कि जिसको किसी दूसरे एंगल में लिया जाए। वो राजनीतिक घटना थी, और उस समय लोगों को वहां, उस समय मैं था भी नहीं, मैं राजनीति भी उस समय नहीं करता था, इसकी मुझे ज्यादा जानकारी भी नहीं है और मैं इससे कुछ बता भी नहीं पाऊंगा। लेकिन जो मैं आज की कार्यकाल में देख रहा हूँ, 17 से 22 का कार्यकाल जो देखा, मैं विधायक रहा 2002 से 2007 तक, मैं भी विधायक रहा, फिर 2007 में चुनाव लड़ा। इसके बाद में 12 में मुझे मौका मिला, लेकिन हमारे नेता ने किसी और को भेज दिया। मैंने स्वागत किया, उनको भी चुनाव लड़ाया। 2017 में गठबंधन हो गया तो कांग्रेस की प्रत्याशी उतरी, उसमें भी हमारे नेता ने कहा, हमारा टिकट था, उन्होंने कहा कि आप इनको लड़ा के ले आइए, और गठबंधन में मजबूरी है कि अब ये सीट आपको देना है। तो उसमें भी मैंने पूरी उनकी मदद की और उनके साथ रहा। और 2017 के बाद 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार बनी है और यहाँ के प्रतिनिधि बने हैं हुसैनगंज के खासकर, तो मैंने देखा तो आजकल तो ये पता चलता है कि कहीं बड़ा विकास हो गया। ये उस दौर में जब 2012 के बाद में 2013 या 14 में शिवपाल सिंह आए थे, तो ये हुसैनगंज से लेके और ये कड़ा मार्ग तक, यहाँ अफोई तक, मैं 46 किलोमीटर लगभग शिवपाल सिंह से मैंने रोड मांगी थी। तो मैंने कहा था कि अभी इस मंच से हदगाम के अंदर आए थे, तो मैंने कहा इसी मंच पे आपको इसकी घोषणा करना होगा, क्योंकि ये रोड हमारे चलने लायक नहीं है और हम लोग त्रस्त हैं। तो उन्होंने मंच पे जब वो बोलना शुरू किए, तो मंच पे उन्होंने कहा भी कि मैं पूर्व विधायक मोहम्मद सफीर के कहने पे ये 46 किलोमीटर की रोड स्वीकृत करता हूं और बहुत जल्द इस पे काम शुरू करवा दूंगा। जैसे वो यहां से घोषणा करके गए, 3 महीने के बाद हुसैनगंज से बेला मोड़ तक 13 किलोमीटर उसी 2014 और 15 के बीच में बन गई थी। इसके बाद किसी कारणवश जो सर्वे नहीं हो पाया था, या सर्वे करने में इनको 2 साल लग गया, तो उन्होंने इस रोड को सर्वे करके करते करते जब आया तो 2017 के बाद इसमें काम शुरू हो गया। तो अब भाजपा के लोग सिरा दे रहे हैं इसमें कि वो ये कह रहे हैं कि ये रोड को हमने बनवाया। नहीं, अगर बात करें तो ये आप मेरे सामने ये आप हैंडबुक देख पा रहे हैं। ये भाजपा का सेवा व सुशासन के 4 वर्ष, भाजपा सरकार के 4 वर्ष बीत जाने पे हुसैनगंज विधानसभा की इसमें उपलब्धियां। हुसैनगंज विधानसभा से बताया चले कि क्षेत्रीय विधायक रणवेंद्र प्रताप उर्फ धुन्नी सिंह हैं, जो कि योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में राज्य मंत्री भी हैं। उनके द्वारा कराया गया विकास कार्यों का इसमें लेखा जोखा है, सारी चीजें हैं। तो आखिरकार विकास तो हुआ है, क्योंकि इस किताब के अंदर अगर आपको भी मिल सके तो आप लोग भी अवश्य पढ़िए और देखिएगा, विकास के डेवलपमेंट की इस पन्ने में बहुत कुछ दर्शाता है। तो आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, विकास की इसमें गाथाएं लिखी हैं, तो क्या लगता है ये सब ऐसी ही बातें? भाई मैं हुसैनगंज में रहता हूँ, मैं गली गली गांव गांव जाता हूँ, और मेरी ये आदत शुरू से रही है कि मैं 20 साल मुझे राजनीति करते हुए हो गए, और मैं हमेशा लोगों के बीच में रहा है, उनके दुख में भी शामिल रहा हूँ, उनके सुख में भी शामिल रहा हूँ। ऐसे भी जब कभी मूड हुआ लोगों से मिलने चला जाता हूँ। अब तो चुनाव आ गया कि रोज हम किसी न किसी गांव जाते हैं, कहीं ना कहीं मिलते हैं। रोडों की हालात ये है, अगर आप हदगाम थाने चले जाइए और हदगाम थाने से सवा तक चले जाइए, अब अगर उस समय, अब मैं कह रहा हूं कि अगर बीमार बूढ़े मरीज को लेके अगर आप समझ से हदगाम आ रहे हैं, तो रास्ते में ही जैसी हालात है उस सड़क की, तो मेरे ख्याल से वो बचने के काबिल तो नहीं रह जाएगा, और भी ज्यादा वो बीमार हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर महिलाएं वहां से उस रोड पे हमारी चलती हैं, जैसे कभी कभी रात में अचानक 12 बजे तबीयत खराब हो या बच्चा पैदा होना है, अगर उस रोड से हमारी महिलाओं को लेके हम लोग हदगाम तक भी आते हैं, बच्चा पैदा कराने के अस्पताल तक भी आते हैं, तो मेरे ख्याल से अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस रोड पे ही बच्चा पैदा हो जाएगा। वो इतने धक्के। सवाल ले लीजिए, सरकार ने कहा कि गड्ढा मुक्त सड़क का निर्माण, दूसरी चीज प्रदेश को स्मार्ट प्रदेश, तो आपकी दोनों बातों से विरोधाभास समझ में आ रहा है कि ये दोनों चीजें नहीं है, तो क्या है वास्तविकता? वास्तविकता बता रहा हूँ, मोहम्मदपुर गौती चले जाइए, स्मार्ट नहीं हुआ प्रदेश। स्मार्ट बदहाली के रास्ते में उत्तर प्रदेश चला गया। जब नौजवान त्रस्त है, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है, किसान को सही उसकी पैदावार की उपज नहीं मिल रही है, किसान की आय 2 गुनी का आने का आपने वादा किया था, किसान आज घाटे में जा रहा है। अभी आलू का फसल आया, धान का फसल आई, धान जहां आप लोग कह रहे हो कि 2000 में बिकेगा, धान हमारा बिक रहा है 1100 में बिक रहा है, तो हम लागत हमारी 2700 आ रही है। तो हम विकास की ओर जा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी की ओर जा रहे हैं, कि हम बदहाली की ओर जा रहे हैं। आज हमारे गरीब परिवार, ऐसे गांव में गरीब परिवार हैं हमारे, जिनके रहने के लिए आप जाके देख लीजिए, एक छोटी सी कोठरी होगी, उस पर छप्पर पड़े होंगे, उनके बच्चों को पहनने के लिए उनके पैर में चप्पल नहीं है, नंगे पैर ठंड में घूमते हैं, और हमारे खुशहाल प्रदेश बना जा रहा है।
खुशहाल प्रदेश तो तब हो कि हर गरीब के घर में खुशहाली हो, तब तो खुशहाल प्रदेश बनेगा। और अगर भाजपा भारतीय जनता पार्टी के चंद लोगों के पास में पैसा होगा और चंद लोग एक करोड़ की गाड़ियों से चलेंगे, चंद लोग फॉर्च्यूनर से चलेंगे, चंद लोग मर्सिडीज से चलेंगे, तो गरीबों का भला नहीं होने वाला है। पूर्व विधायक जी ने जिस तरीके से कहा कि किस तरीके से स्मार्ट होगा प्रदेश जब लोग खुशहाल होंगे, आपको याद दिला चले कि उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार समाजवादी की थी, अखिलेश यादव सीएम रहे, उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश का नारा दिया था, लेकिन बदहाली तब भी थी। हालांकि विधायक जी ने एक बार फिर से स्मार्टनेस और स्मार्ट होने का परिभाषा जो बताया, तो आपको बताया चले कि उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार में भी ऐसा नहीं हो पाया था। खैर, बात करें अगर आपके जनपद की और खासकर हुसैनगंज विधानसभा की, चुनावी रण सज चुका है, चुनावी द्वंद्व शुरू हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी समाजवादी ने टिकट का अनाउंसमेंट नहीं किया। हर विधानसभा सीट पे 2, 4, 10, 20, 25, 50 प्रत्याशियों की दावेदारी है। ऐसे में क्या लगता है, यदि सरकार पूरी तरीके प्लानिंग कर रही, चूंकि चुनाव बढ़ने के भी आसार दिख रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरीके से तैयार है, और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशियों का चयन या घोषणा ना होना, क्या लगता है इस देरी से कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होगा? देखिए, चुनाव सही समय होने जा रहे हैं, चुनाव कोई बढ़ने वाला नहीं है। कोरोना काल जो फिर से आया हुआ है, तीसरा चरण आया हुआ है, कोरोना काल आता ही रहेगा, तीसरा चरण भी आएगा, चौथा चरण भी आएगा, पांचवा चरण भी आएगा। हमको तो नहीं लग रहा कि ये खत्म होने वाला है, लेकिन चुनाव आयोग जो है वो सही समय पे ही चुनाव कराने जा रहा है। उसको देखते हुए हमारी पार्टी में टिकटों पे विचार हो रहा है। हमारे पार्टी में मांगने वाले चाहे 100 लोग हों, हम सब एक हैं। हमारी पार्टी जिसको जिस वक्त प्रत्याशी बना के यहाँ भेज देगी, उसका हम लोग उसी दिन से काम तो हम साइकिल के लिए अभी भी कर रहे हैं, रोड डेली हम लोग प्रचार में जाते हैं, करीब करीब सारे प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं, हम सब मिल के काम कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन से कोई प्रत्याशी आ जाएगा, उस दिन से उस प्रत्याशी का नाम लेके हम लोग चुनाव मैदान में कूदेंगे। और इस बार हम प्रत्याशी के नाम पे चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, हम लोग इस समय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और पूरी जनता, यहाँ हमारे हुसैनगंज की नहीं, पूरे प्रदेश की जनता इस बार एकमुष्ट होके सपा की सरकार बनाने जा रही है और समाजवादी पार्टी के साइकिल के नाम पे चुनाव वोट देने जा रही है। इस बार किसी प्रत्याशी के चेहरे पे वोट देने नहीं जा रही है। हुसैनगंज की बात करें तो आपकी लड़ाई या डायरेक्ट फाइट जो होना है वो भाजपा के कद्दावर नेता, वर्तमान के क्षेत्रीय विधायक एवं उत्तर प्रदेश शासन के मंत्री से। कैसी रणनीति और कैसी भूमिका से आप उनसे लड़ाई लड़ने का मादा रखते? आप गद्दावर नेता कह रहे हैं, मैं तो गद्दावर नेता नहीं मानता हूं। जनता जिसको चाहे, जनता जिसको बनाए, वही गद्दावर है, वही लोकप्रिय है। और जनता इस बार बदलाव चाहती है। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी का जितना भी सिपाही है, सभी वर्ग के लोग, ये समाजवाद है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यहां से उठा के फेंकना चाहती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में या तो जमीनों पे कब्जा हुए हैं, या तो मकानों पे कब्जा हुआ है, या तो उन पे जबरन वसूली की गई है, या तो किसी पे गांजा लगा के उसको जेल भेजा गया है। आप सत्ता में आते हैं तो कैसे निजात दिलाएंगे इन सब चीजों से? अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और हमारा कोई भी प्रतिनिधि यहां से जीतता है, जिसको टिकट मिल जाएगा, मैं आज उस पे बात कर रहा हूं कि व्यक्तिगत अपनी उस पे बात नहीं कर रहा हूं, जिसका भी टिकट मिल जाएगा उसको तो विधायक बनाने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे लिए सर्वोपरि है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। जिस दिन वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जितने भी लोग पीड़ित हैं, जिनके साथ हमारे हुसैनगंज की बात मैं करूंगा कि हुसैनगंज में जितने भी लोगों के साथ में अन्याय हुआ है, जिनकी जमीनें कब्जा की गई हैं, जिनके ऊपर अत्याचार किया गया है, उनको न्याय दिलाने का काम समाजवादी पार्टी का एक एक सिपाही करेगा। क्योंकि मैं हुसैनगंज में खास करके देखा हूं, 5 साल होने को आ गया है, जब कभी मैं भी विधायक रहा हूं, अगर धोखे से कोई मुस्लिम समाज का अगर यहाँ पे दरोगा आ गया है, तो यही भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जो हुआ करते थे, तो ये लोगों में बताया करते थे एसडीएम मुस्लिम है, थानेदार मुस्लिम है। 5 सालों में सारे थानों में मैंने देखा है एक ही जाति के लोग यहाँ पे पोस्ट हुए हैं। और विकास, हुसैनगंज में कोई विकास देखने को तो नहीं मिला, लेकिन हमको विकास जैसे सिपाही देखने को जरूर मिले हैं कि जो सिपाही का काम कम
और जमीनों का कब्जा करवाने का काम ज्यादा करते थे जी, क्योंकि उनका उस पर शेयर हुआ करता था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने यशस्वी एसएसपी साहब का कि उन्होंने इस बार हमारे सुल्तानपुर घोष में ऐसा इंस्पेक्टर भेजा है कि जो वो न्याय पसंद आदमी है, जो कि लोग, मैं वहां गया नहीं, अभी मैं इंस्पेक्टर साहब से मिला नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा कि भाई उसकी सोच दमदार है और वो काम अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन मैंने उन लोगों से कहा कि आप लोग इसी तरह 2-4 बार और तारीफ कर दो, चुनाव आयोग की घोषणा होने से पहले, तिथियां आने से पहले वो हटा दिए जाएंगे, अच्छे आदमी को यहाँ टिकने नहीं दिया जाएगा। चलिए आइए राजनीतिक मुद्दे पे कुछ थोड़े सवाल और बचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी चलन शुरू हो चुका है। वर्तमान की सरकार मुफ्त राशन दे ही रही है, आप देख रहे हैं, हालांकि उसमें तमाम तरीके के भ्रष्टाचार की वानगी साफ नजर आई। समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान किया है यदि हम सरकार बनाते हैं तो 300 यूनिट घरेलू बिजली और किसानों को मुफ्त बिजली देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी पहले से ऐलान कर दिया है कि महिलाओं को आरक्षण, स्कूटी, टैबलेट का लॉलीपॉप, तमाम तरीके की बातें आई हैं। आम आदमी पार्टी भी बिजली यूनिट में फ्री देने की बात आई। तो ये मुफ्त की राजनीति में सपा और क्या कुछ देने वाली है या मुफ्त की राजनीति ऐसे ही चलाते रहे? देखिए, मैं कांग्रेस की बात तो नहीं करूंगा कि वो क्या देने जा रहे हैं, क्योंकि वो सत्ता में नहीं आने जा रही हैं। जो सत्ता की लड़ाई में है और सरकार बनाने जा रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ये मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हम अपनी ही बात करेंगे। और इस समय मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जिस दिन 1 तारीख को जब हम लोग बधाई देने गए वहां लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, तो उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी कि 300। देखो, इसकी योजना भी है समाजवादी पार्टी के पास में, और एक एक योजना गिनाए कि हम किस तरह से 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं। भाई, जब से भाजपा की सरकार आई है बिजली के रेट बढ़ते चले गए हैं, और आज जब हम फ्री देने की बात कर रहे हैं तो इनको करंट लग रहा है, क्योंकि जब ये जनता को करंट दे रहे थे, बिजली का बिल जहां 2600-2700, जहां 1900 आया करता था 2600-2700 आने लगा, और घर का घरेलू जहां 150 आया करता था 600 रुपए आने लगा। तो यहाँ की गरीब जनता, यहाँ टोटल किसान है, हमारा किसान बहुल क्षेत्र है, यहाँ रोजगार है नहीं ना, यहाँ पे कोई फैक्ट्रियां है नहीं है। हम लोग यहाँ किसानी करके उस पे ही हम लोग अपन पालन पोषण करते हैं, अपने बच्चों का उसी से पढ़ाते हैं। फीस हम पूरी तरीके से दे नहीं सकते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि हमारी सरकार जब बनेगी 300 यूनिट बिजली मुफ्त नहीं करेंगे, फ्री नहीं करेंगे। हम इन्हीं की, अगर हम किसानों के हक की चीज, और किसानों से ही सारी चीज ली जाती है, अगर हम किसानों को देने का काम कर रहे हैं तो ये फ्री कहां हुआ? उन्हीं की चीज उन्हीं को वापस करेंगे। और इतना ही नहीं, अभी तो हम अपने बुजुर्ग महिलाओं को हर घर में, जो पहले कभी समाजवादी पेंशन हम लोग 500 रुपए दिया करते थे, इस बार तो हम तिगुना करने जा रहे हैं। घर घर में हम 1500 रुपए बिजली पेंशन देने का काम करेंगे कि किसी के घर में ये मुश्किल ना रहे कि 5 किलो अनाज तो पा गए, और लेकिन सब्जी, तेल, मसाला ये सब कहां से आएगा। हम आप उस घर में 1500 रुपए देने का काम करेंगे, 5 किलो गेहूं देने का काम नहीं करेंगे। और हमारे यहाँ तो हमारे मंत्री जी खाद्य राज्य मंत्री हैं, और जब ये बताते हैं कि हमारे यहाँ कोटा जो है वो पारदर्शिता से चल रहे हैं, यहाँ सारे समाजवादियों के जितने कोटे थे सारे छीन लिए गए हैं और सारे समाजवादियों को बैठा दिया गया। अब जब समाजवादी का आदमी व्यक्ति जो है वो कोटा चलाएगा तो जाहिर सी बात है कि सरकार का हानक रहेगा उसके पास में। 25 किलो 5 यूनिट पे 1 यूनिट पहले ही काट लेता है। इसके बाद में 20 किलो जब उसको देता है तो 2 किलो उसमें वजन कम देता है। इसके बाद में जो नमक आया है अभी 2 महीने के लिए आया है, जिस दिन वोट पड़ गई उस दिन से सारा काम खत्म कर दिया जाएगा और इसकी वसूली दोगुनी की जाएगी, क्योंकि अभी गेहूं भी फ्री दिया जाएगा, चावल भी फ्री दिया जाएगा, तेल दिया जा रहा है, नमक दिया जा रहा है, चना दिया जा रहा है, और चना भी कैसा चना है, और उस पर अपने फोटो को मुझे तो ये तो चुनावी लुभावने वाली चीजें है ना कि मार्च में खत्म भी तो हो रहा है। जिस दिन वोट डाल दोगे उस दिन से सब खत्म हो जाएगा, और जो आज दे रहे हैं वो कल आपसे वसूल लेंगे। हम जीएसटी के नाम पे वसूल लेंगे। आपको जूता महंगा मिलेगा 12% जीएसटी कर देंगे कपड़े पे और 12% कर देंगे जूते पे। इसको तो वसूल हम लेंगे ही लेंगे आपसे, आपको फ्री नहीं दे रहे हैं, आपसे वसूलने का काम भी डबल और ट्रिपल करेंगे हम। क्योंकि वो एक कहावत नहीं है कि अगर रोटी 25 पैसे में है तो उसको 75 पैसे कर दो तो लोग कहते हैं महंगी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जब लोग मेरे पास आएंगे 25% कम कर दूंगा। डबल करने वाली बात तो डबल तो हो ही गया। जब 75 हो जाएगा, जब कहेंगे अच्छा ठीक है 25 पैसे हम माफ करते हैं तो 50% यानी डबल हो गई, काम वही हुआ।
लेकिन घुमा के, यानी जनता के बीच में भी बने रहे कि 25% कम कर दिया, 25 पैसे कम कर दिया। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहे? क्षेत्र की जनता को मैं इस बार 2022 में अखिलेश सिंह को सरकार बनाने के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो आप लोगों ने यहाँ पे संकल्प लिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के सारी जनता ने जो संकल्प लिया हुआ है, और खासकर हुसैनगंज के लोगों ने जो संकल्प लिया हुआ है कि इस बार हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और बना के ही रहेंगे, तो मैं सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और अगर हमारी सरकार यहाँ पे बनती है तो हम खाली वो अपना कार्यकाल नहीं गिनाएंगे, झूठे वादे नहीं बताएंगे, दूसरों की बनाई हुई रोडों को नहीं बताएंगे। सारी जितनी भी चौड़ीकरण की रोडें हैं हुसैनगंज में, सारी रोडों को बनवाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे ये चाहेंगे कि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, सरकारी नौकरियां मिले। इसके बाद हम चाहेंगे कि हमारे किसान को खाद की कभी किल्लत न होने पाए, डीएपी यूरिया की किल्लत न होने पाए, क्योंकि डीएपी आप देख रहे हो कि जो 1200 की मिलती थी वो आज 1400 की मिल रही है, यूरिया जो 260 की मिलती थी वो 360 की मिल रही है, और सुबह से ठंड में बैठ के लोगों को लाइन लगानी पड़ती है, उस पर भी किसी को मिली, किसी को नहीं मिली, क्योंकि बड़े बड़े माफिया जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये खाद को रातों रात ट्रैक्टरों में भर के उठा ले जाते हैं और इसको ब्लैक में बेचते हैं। कोई 1500 की बेचता है, कोई 1800 की बेचता है। और अगर भारतीय किसान हमारा इस बार चूका तो यही डीएपी 1800 रुपए की होने जा रही है। 2022 के बाद ये 1800 की आपको देंगे, जो आज एक चना और नमक फ्री दे रहे हैं, इसके बदले यहां से आपको वसूलेंगे। और 5 किलो तो वैसे भी इन्होंने कम कर दिया, 5 किलो तो वैसे भी कम कर दिया। और आने वाली जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग छात्राओं को, नौजवानों को लैपटॉप देने का काम करेंगे, क्योंकि अगर हमारी गरीब बेटी, गरीब बेटा अगर लैपटॉप पाएगा तो वो आगे इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। और अगर हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों की आय को कहेंगे नहीं, लेकिन 2 गुना से ज्यादा करने की क्योंकि जगह जगह मंडियां बनाएंगे, मंडियों में हम अपने भाव तय करेंगे, और मंडियों में उससे नीचे हम अपने किसानों का बिकने नहीं देंगे। तो कहीं न कहीं हम ये सरकार, समाजवादी पार्टी सरकार जो है, वो किसानों के हित में सोचने वाली सरकार है, किसानों के लिए काम करने वाली सरकार है, नौजवानों के लिए काम करने वाली सरकार है, बेटियों के लिए काम करने हमारी सरकार थी। हम उस समय 30,000 हर बेटी को देते थे, वो चाहे आगे पढ़े और चाहे उसके शादी में भी इस्तेमाल हो जाता था। तो हम बेटियों को आगे बढ़ाने का और पढ़ाने का भी काम करेंगे, जिससे हमारी पीढ़ी अच्छी हो, हमारे नौजवान साथी अच्छे हों, किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, पकौड़ा तलने वाली बात नहीं करेंगे, रोजगार और नौकरियां, सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे, जिससे देश का भविष्य जो नौजवानों के हाथ में है ये उज्जवल हो। और हमारी यही शुभकामनाएं होंगी देश की जनता के लिए, और खासकर हुसैनगंज के लोगों के लिए, कि अगर आप पारदर्शिता और अच्छी सरकार, अच्छा प्रतिनिधि चाहते हैं, कि आपका अगर क्षेत्र में अच्छा नेतृत्व करता है, सभी समाज को, सर्व समाज को साथ में लेके चलने वाला प्रतिनिधि चुनिए। और ऐसे सरकार को मत चुनिए कि जो अपना भला चाहता हो, अपनी जेब भरना चाहता हो, अपने बच्चों के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां लेना चाहता हो, लोगों की जमीनों में नजर रहती हो, लोगों के अभी तो जमीनों में नजर रहती, आने वाला वक्त अगर आप लोगों ने धोखा खाया, अगर आप लोगों ने मौका दिया तो वो मकानों का कर आपसे लेना शुरू कर देंगे, मकानों पे कब्जा करना आपके शुरू कर देंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से खासकर अपील है, हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि इस बार कोई इस तरह की गलती न हो पाए कि जिससे भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाला ऐसा व्यक्ति बैठ जाए कि जो आप ही लोगों से जीते और आप ही लोगों को लूटे। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही अपील करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माद शिबू खान में ये थे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं पूर्व विधायक मोहम्मद सफीर। मोहम्मद सफीर इस वक्त हुसैनगंज विधानसभा से सपा के आवेदक प्रत्याशी हैं। हालांकि अभी सपा ने टिकट फाइनल नहीं किया है, लेकिन आने वाला समय तय करेगा कि इस बार जनता किसे अपना प्रतिनिधि या मुख्यमंत्री चुनने वाली है। नतीजा जो भी हो, लेकिन हमारी शुभकामना यही है कि देश हित में हो, प्रदेश हित में हो, आम जन हित में हो। एक बार फिर से वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत आभार। वीटीवी इंडिया हमेशा से ही दबे कुचले शोषितों वंचितों की आवाज उठाता रहा। प्रदेश में चुनाव महज 4 से 6 महीने में होने वाले हैं। ऐसे में चुनावी दल पूरी तरीके से जोश और पूरी तरीके से आक्रामक रूप से मैदानों में उतर चुके हैं। वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ तमाम तरीके का आक्रोश जनता में साफ है।
दूसरी तरफ सेंट्रल की सरकार पर महंगाई, जिसे एक बार नारा भी दिया गया था, डायन महंगाई का नाम दिया था, वो भी चरम पर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता क्या कुछ करने वाली है, ये तो भविष्य ही बताने वाला है। नमस्कार, वीटीवी इंडिया के दर्शकों का स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विशेष समाजवादी पार्टी में बात करें कि सबसे कद्दावर नेताओं के सीरीज में मानी जाने वाली नेताओं में से शुमार हैं श्रीमती लीला कुशवाहा जी। लीलावती कुशवाहा जी वो नाम है संघर्ष के लिए जानी और पहचानी जाती है। श्रीमती लीला कुशवाहा जी किसी के परिचय की मोहताज नहीं है। वीटीवी इंडिया में आज हमारे साथ विशेष संवाद विद शिबू खान में चर्चा के लिए तैयार है। सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, अगर चुनावी चर्चाओं पे शुरू करें कि जैसे कि हर राजनीतिक दल की यात्राएं शुरू हो गई हैं, अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष माननीय उत्तम पटेल जी की अभी यात्रा पूरे जिलों में या यूं का प्रदेश में जारी है। आप भी यात्रा लेकर के आई हैं, आपकी भी कौशाम्बी में यात्रा हुई है, फतेहपुर में अब आप एंट्री कर चुकी हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जितना काम किया था, आज भी वो जो वर्तमान में सरकार है उसी का फीता काट रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक भी कार्य भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में नहीं किया। जिसने वादा किया था कि सबका साथ सबका विकास करेंगे, अच्छा दिन लाएंगे, लेकिन मैं सरकार से भी जानना चाहती हूँ कि अच्छा दिन किसको कहते हैं। ये महंगाई ने महिलाओं का कमर तोड़ दिया है और अभी आधी आबादी को मैं लगातार 5 तारीख को लखनऊ में, 6 तारीख को प्रतापगढ़ में, 7 को इलाहाबाद में, 8 को कौशाम्बी में और 9 तारीख आज हो गया मैं फतेहपुर में आपके सामने मौजूद हूँ। लगातार हमारा कार्यक्रम लगा है। आधी आबादी बहुत ही परेशान और लाचार दिख रही है, जिनके पास खेत भी नहीं है, जिनके पास मकान भी नहीं है और जिनके पास कोई नौकरी भी नहीं है और 1000 रुपये का सिलेंडर भर रहा है। 200 रुपया 220 रुपया लीटर सरसों का तेल मिल रहा है। सारे प्रोडक्शन महंगे हो गए हैं। कैसे अपनी जीवन यापन लोग करें? महिलाएं तो बहुत ही परेशान है। उसी तरह से अपराध भी चरम पर है। हम तो ये कहेंगे कि हमारी बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मैं इलाहाबाद नहीं, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए बात करूंगी। एक दलित बेटी के साथ जिस तरह से पेपर देने के बाद उसके रेप होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर और रेप होने के बाद उसकी हत्या होती है, हत्या होने के बाद उसके परिवार को न्याय भी नहीं मिलता है, उसके परिवार को और प्रताड़ित किया जाता है। चाहे वो कानपुर की घटना हो, चाहे वो उन्नाव की घटना हो और चाहे और जिलों की घटना हो, ये किसी से छुपा नहीं है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी की इन कद्दावर नेता ने जिस तरीके से बेबाकी से योगी सरकार पर तमाचा सा जड़ा है, वहीं बताया चले कि सरकार जब सत्ता में आई थी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों का बहुत तेजी से पूरी तरीके से पात रखी थी। लेकिन आज आए दिन अखबार में, समाचार पत्रों में, मैगजीन्स में या यूं कहें टीवी चैनल आदि में भी प्रदेश की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। हम और भी तमाम तरीकों में बात करेंगे। जिस तरीके से मैडम ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार जो समाजवादी की सरकार थी, जिनके ही वर्गों को आज फीता काटा जाता है, शिलान्यास किया जाता है, ऐसे तमाम तरीके के आरोप इस योगी सरकार में लग रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी का नारा दिया गया था भाजपा द्वारा, चूंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी। क्या वास्तव में ये सब हुआ है? किसानों का आय दुगुना, किसान लगातार धरने पर बैठे और कितने किसान मर गए और दुख तो यहाँ हो गया। अफसोस यहाँ है कि जिस किसानों ने, जिस नौजवानों ने, जिस महिलाओं ने, जिस जनता ने, जनता की चुनी हुई सरकार, जिस जनता ने देश में सरकार बनवाया, प्रदेश में सरकार बनवाया, उसी जनता के ऊपर ये डिप्टी सीएम के सामने, मंत्री के सामने, मंत्री का बेटा, हिंदुस्तान का किसान
जिसको आत्मा बोलते हैं, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा करके कुचल देना ये मामूली बात नहीं है। बहुत अफसोस है और आज तक ऐसे लोगों के ऊपर कोई भी सरकार ने काम नहीं किया। मैं धन्यवाद दूंगी सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने संज्ञान लिया है, लेकिन सरकार आज भी अपराधियों को बचा रही है। पूरे प्रदेश में अपराधियों का ये संरक्षण प्राप्त है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संरक्षण दिए हुए हैं, कहीं भी अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये पूरे प्रदेश में जग जाहिर है, अपराध से पूरा प्रदेश जल रहा है। जिस तरह से अपराध हो रहे हैं और जिस तरह से किसानों के साथ दुर्घटना कहिए या उनको जानबूझ करके उनके ऊपर हमला कहिए कि इनको दबा दिया जाए, इनको कुचल दिया जाए, इनको मार दिया जाए, जिससे ये डर जाए और ये धरना प्रदर्शन समाप्त कर लें, ताकि ये किसानों की जमीन को हड़प लें। ये हड़पना चाहते हैं, पूंजीपतियों को देना चाहते हैं किसानों की जमीन, तो इतना आसान नहीं है। किसान अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। मैडम, जैसे कि अभी हाल में ही एनसीआरबी का आंकड़ा सामने आया है, उत्तर प्रदेश में अपराध नंबर 1 पे हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने आप को उत्तम से भी अति उत्तम यानी स्मार्ट प्रदेश का तमगा दे रही है। कहां तक इसमें सच्चाई? कहां से शुरू करें? कानपुर से शुरू करें कि गोरखपुर से शुरू करें कि हाथरस की बेटी के साथ जिसको रातों रात जला दिया जाता है, रातों रात उसको दफन कर दिया जाता है, उसके परिवार से भी मिलने नहीं दिया जाता है बेटी के। कहां से शुरू करें और कहां पर इनके लोग हम बहनें सुरक्षित हैं? हम तो जानते हैं कि कहीं नहीं सुरक्षित है। जब हम कॉलेज में नहीं सुरक्षित हैं, हम हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है, हम थाने में सुरक्षित नहीं है, फिर हम कहां सुरक्षित हैं? जब भारतीय जनता, अभी आपने देखा जिला पंचायत के चुनाव में, प्रमुखी के चुनाव में, जिस तरह से हमने महाभारत में सुना था कि चीरहरण हुआ था द्रौपदी का, आज तो ये भारतीय जनता पार्टी हमारी बेटियों का चीरहरण कर रहे हैं, उनको नंगा कर रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं, उनको और अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिए। आपने देखा खुलेआम जनता ने जनादेश समाजवादियों के पक्ष में दिया था, लेकिन ये पूंजीपति लोग ये जनता के जो जनता ने जनादेश दिया था उस जनादेश को दबाने का काम किया था और बहनों का चीरहरण करने का काम किया था। ये कौन सा कानून है, कौन सा नियम है जहां लोकतंत्र है? अब तो लोकतंत्र भी बचने वाला नहीं है। अब तो लोकतंत्र का भी ये लोग गला घोट रहे हैं। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान आज खतरे में है। बाबा साहब की आत्मा भी वहां रो रही होगी कि हम जो संविधान बनाए थे वो भी आज खतरे में है। ये भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को कुचलना चाहती है। मैडम, जैसा कि मैंने बताया कि पहले इंट्रो में बताया कि मैडम एक बहुचर्चित नेता है। मैडम ने अभी हाल फिलहाल में इलाहाबाद के जैसे जिक्र करा। अभी इन्होंने यात्रा के दौरान में वहां पे महिलाओं के सामने कहा, ऐसे लोगों को बेलन से दौड़ा करवा, ऐसी चीज जो कि एक तमाम पूरी तरीके से मीडिया में कहीं ना कहीं सुर्खी बनी थी या चर्चा का विषय बना है। तो मैडम, इस तरीके से आप क्या चाहती हैं? महिलाओं को क्या उकसाना चाहती हैं या महिलाओं को सपा के पक्ष में लाने का ये सिर्फ एक आपकी प्लानिंग है? चूंकि सुरक्षा मिल नहीं रहा है तो मेरे पास वही हथियार है, बेलन, और जिस बेलन से हम रोटी बनाते हैं उसी बेलन से अपनी सुरक्षा भी करनी है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हम लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, जो हमारी बेटियों पर हमला कर रहे हैं, हमको सुरक्षा के तौर पर बेलन को इस्तेमाल करना है और उसी बेलन से इनको हमको भगाना भी है उत्तर प्रदेश। और जैसा कि अखिलेश यादव जी ने 400 सीट जीतने की बात कही है, तो जनता कहीं ना कहीं ये जानना चाहती है आखिरकार वो 3 सीट कौन सी छोड़ी जा रही है, क्यों छोड़ी जा रही है? इस पर 400 सीट हम लोग जीतने का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया है, मैं विश्वास के साथ जनता पर भरोसा करते हुए, आधी आबादी पर भरोसा करते हुए मैं दावा करती हूं कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो दावा किया है कि 400 सीट जीतेंगे, 400 सीट जीतेंगे, एक भी कम नहीं होगा। और जो छोड़ने की बात कर रहे हैं, 3 सीट कहां छूट रही है वो तो समय बताएगा। तो जिस तरीके से लीलावती कुशवाहा जी ने बहुत ही बेबाकी अंदाज से तमाम तरीके की बात रखी है, हम इनसे आखिरी क्वेश्चन में जानेंगे आखिरकार समाजवादी पार्टी इस बार किस चुनावी मुद्दे और किन वादों और दावों के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। क्योंकि जनता पर भरोसा है और ये तिकड़म करने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग, अभी तो समय बताएगा, नजदीक आने दीजिए कौन सी गणित बैठेगी। लेकिन मुझे जनता पर भरोसा है और महिलाओं पर भरोसा है, आम जनता पर भरोसा है। जिस तरह से आम जनता हम लोगों से मिल रही है, महिलाएं मिल रही है, गांव से निकल के आ रही हैं
और वो बहुत ही परेशान महंगाई से हैं, बहुत ही त्रस्त अपराध से हैं, और वो कह रही हैं कि आज अखिलेश यादव ही ऐसे एक हिंदुस्तान के नेता हैं जिस पर विश्वास किया जा सकता है, जो कहेंगे वो करेंगे, और जो उन्होंने घोषणा पत्र में अपने कहा था, लिखा था, उसको पूरा करके दिखाया, उससे ज्यादा करके दिखाया। लेकिन झूठे लोग तो खाली कह करके जुमला बोल करके चले गए। आज तक एक भी जुमले में, एक भी उनके जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था, एक भी काम नहीं हुआ। आज भी अखिलेश यादव जी के काम को ही एक फीता सरकार काट रही है, उद्घाटन कर रही है, नाम बदल रही है। तो मुझे जनता पर विश्वास है कि जनता निश्चित तौर से 400 सीट के 400 सीट माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, तो उतना वो जीत के जरूर दिखाएंगे। संवाद विद शिबू खान में ये थी समाजवादी पार्टी की तेज तर्रार एवं कद्दावर नेता लीलावती कुशवाहा जी, जिन्होंने तमाम तरीके से वीटीवी के माध्यम से अपनी और समाजवादी पार्टी की राय, विचार एवं अपनी व्यवस्थाओं को लेकर तमाम तरीके के सवालों को जवाब दिया है। एक बार फिर से वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। वीटीवी इंडिया हमेशा से ही दबे कुचले शोषितों वंचितों की आवाज। देश में सियासी रण पूरी तरीके से सजा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से ताल ठोकती नजर आ रही है। परिणाम 10 तारीख को आने वाले हैं। 10 मार्च को जनता का जनादेश किसके पक्ष में जाएगा, इसका फैसला 10 तारीख को ही होने वाला है। नमस्कार, वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान, संवाद में शिबू खान में आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के 243 खागा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी, जो पूर्व में डीआईजी रहे हैं, रामतीरथ परमहंस जी, जिनसे हम वार्ता करेंगे। साथ ही आज मौजूद हैं मानव क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएन चौधरी जी, जो बीते दिनों भाजपा के साथ भागीदारी मोर्चा में शामिल हुए थे, लेकिन किन्हीं कारणवश इनको ये भागीदारी मोर्चा से विलग होना पड़ा और सपा के साथ संबंध जोड़ना पड़ा है। क्या है स्थिति, क्या है रणनीति, क्यों है नाराजगी, इस पर भी होगी चर्चा। तो आइए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं सपा के प्रत्याशी से और चर्चा करते हैं। स्वागत, धन्यवाद। मैं रामतीर्थ परमहंस, एक कभी जनसेवक के रूप में खागा विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में प्रेषित किया गया हूं। आप एक पुलिसिया डिपार्टमेंट या जिस भी चीज आपने बहुत नजदीक से देखा है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को आप किस नजरिए से देखते हैं? कानून व्यवस्था में देखिए जरूरत तो है। अब यह है कि हमारी सरकार किस तरह से, कितने तरीके से जो है अपने पुलिस अधिकारियों को नियंत्रित करती है और क्या आदेश करती है, और ये पुलिस का कर्तव्य है कि कम से कम कानून व्यवस्था समाज में बना रहे। उसी के लिए हम चाहते हैं कि उसको और मजबूत हो और उसको और मजबूती के साथ में हम लॉ एंड ऑर्डर पुलिस तो मेंटेन करती है, लेकिन मेंटेन करवाने वाले जो हुक्मरान है, आज की स्थिति में उनकी क्या भूमिका है, इस पे हम बात करें। देखिए, आज के संदर्भ में अभी भी कहूंगा कि जितना दबाव डाला जा रहा है, चाहे प्रधान हो चाहे कोई भी जनसेवक के रूप में जो काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो है सरकार जो है पुलिस के माध्यम से दबाव डलवा रही है। यह राजनीतिक भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं समझ, खागा विधानसभा एक ग्रामीण आंचलिक है, जहां की जब आप क्षेत्र में जाते हैं, चाहे प्रचार के दौरान जाते हो या जनसंवाद के दौरान जाते हो, तो क्या मेजर समस्याएं यहाँ सामने आ रही है? अभी अगर मैं कहूँ, यहाँ स्थानीय समस्याओं का मुख्य मुद्दा है। यहाँ पे स्थानीय समस्याओं में मुद्दा है आवारा पशुओं का है। आवारा पशुओं से अगर लिखा जाए, यहाँ का जो किसान है वो त्राई और अपनी जितनी पूर्णता जितना पूरा है, अपने दुख दर्द से जब कहता है तो दूर का दर्द झलकता है। मैं सबसे पहले अगर इस खागा विधानसभा में प्रत्याशी अगर चुन करके जाता हूं विधानसभा में, सबसे पहला काम सरकार के सामने होगा कि स्थानीय समस्याएं सबसे पहला मुद्दा यहाँ के जनता के। सवाल लेते चले, यदि क्षेत्र की जनता विधायक बनाती तो 3 ऐसे काम बताइए जो आप प्राथमिकता क्या थी? सबसे प्राथमिक जो है आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाना। दूसरी समस्या है यहाँ पे महंगाई के बारे में जो है उसको किस तरह से लोगों के बीच में कम करना। तीसरा है सड़क और जितना बेरोजगारी के बारे में लोगों को यहाँ पे उसका निर्धारण करना कि कैसे दूर हो। सरकार के सामने जो है उन समस्याओं को रखना, ताकि कम से कम जिसमें पूरी जनता जूझ रही है
उसे उसका दुख दर्द ठोक हो। क्षेत्र में ऐसी कौन सी मेजर समस्या आपको मिली है? आवारा पशु का तो एक मुद्दा पूरे प्रदेश का है, आप खागा विधानसभा में बात कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी बड़ी समस्या किसी पंचायत में क्या समस्या जो आपको बहुत ही तकलीफ दे या वहां की स्थिति दयनीय दिखी? देखिए, खागा विधानसभा बहुत ही सुदूर और बुरा ग्रामीण इलाकों से अंचल से भरा हुआ है। अगर गढ़ा एरिया यमुना बेल्ट को देखा जाए पूरा है, सड़कों को भी यहाँ पे बहुत ही बुरी दशा है, जहाँ पे जाना मुश्किल है। पुलों का निर्माण भी वहां पे नहीं हो पाया है, जिससे आवागमन जो है बहुत ही सुदूर स्थानों से हो रहा है पूरा। इसीलिए 12 से 17 तक आपकी भी सरकार थी, आपने भी इसका मतलब विकास नहीं किया। जो 12 से 17 के बीच में जो भी निर्माण कार्य शुरू हुए थे, उन पे जो है कंसर्न दूसरी बार सरकार बनने के बाद उन पे अमल नहीं किया गया, उनको रोक दिया गया है। जो अधूरे कार्य थे उनको पूरा करवाना प्राथमिकता होगी पूरा। तो ये थे समाजवादी पार्टी के 243 खागा विधानसभा से उम्मीदवार, जिन्होंने अपनी बात रखी है, अपनी योजनाओं का खुलासा किया है। यदि वो विधायक बनते हैं तो प्राथमिकता पे क्या वर्क होंगे, तमाम तरीके से बातें हुई हैं। हमारे साथ आमंत्रित करते हैं मानव क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर एन चौधरी जी को, और उनसे जानते हैं, सर ये बताइए कि आज आपने समाजवादी पार्टी से पुरानी हिस्सेदारी छोड़ करके नया दामनदारी कैसे आपने? देखिए, मैं जो हिस्सेदारी मोर्चा में था उसमें 10 छोटे छोटे दल थे और वो 10 दल भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ हमें वादा किया था। अब ये या तो यूं कही लीजिएगा कि एक प्रकार से लॉलीपॉप दिया कि हम आप लोगों को सम्मान करेंगे, आप लोगों को सीट देंगे। तो ये बातें की गई तो हमें भी लगा कि बहुत अच्छी बात है, चलिए हमें सम्मान मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हमसे उन्होंने काफी प्रचार प्रसार भी करवा लिया, हम खर्च भी करते गए। इसके बाद कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें सम्मान मिलने वाला है। कुछ दिनों बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सीधे हाथ खड़े कर दिए कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि बात भी नहीं कर रहे हैं। अब हमें वहां कोई पूछने वाला नहीं। सपा से संबंध बनाने में इतनी देरी क्यों? सपा, देखिए, सपा के लिए इसलिए कि कोई विकल्प नहीं है। हमें जब लगा कि समाजवादी पार्टी ही अब है, तो इसलिए कि हमें पूरी ताकत पूरे प्रदेश में अपनी ताकत लगा देनी चाहिए और समाजवादी पार्टी के साथ। भाजपा में जाने से पहले ये आपको नहीं समझ में आया था? देखिए, ये बात तो अलग थी, बात तो समय भी समझ में आ रही थी, लेकिन इसके बहुत पहले हम माननीय अखिलेश जी से भी मिलने गए थे, माननीय नरेश उत्तम जी से भी मिले थे। लेकिन उस समय अखिलेश जी से मुलाकात नहीं हुई, तो हमें लगा कि यहाँ सम्मान नहीं मिला, सर सम्मान यहाँ मिल जाएगा। तो वहां माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें गले से लगाया, तो ऐसा लगा कि सम्मान मिलेगा। सम्मान के लिए दुनिया जीती तो हम सम्मान के लिए, लेकिन जब लगा कि यहाँ तो हमें गोद लेके अनाथ कर दिया गया, अब तो हम कहीं की नहीं रह गए, हम अब चुनाव भी नहीं लड़ा सकते हैं, तो हम उनके विपक्ष में आए हैं और विपक्ष में होकर के उनको हराने का काम करेंगे। पूरे सपा का समर्थन किस तरीके से आप करने वाले? सपा का समर्थन अपनी पार्टी से पूरी तरह से तन मन से, और जहां जहां हमारा संगठन है वहां सभी जगह लगे हुए हैं। मेरे साथ में माननीय जद्दू प्रसाद जी पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो लगे हुए हैं, पूरी ताकत से लगे हैं। और मैं खास तौर से, क्योंकि मैं खागा विधानसभा से बिलोंग करता हूं, यहाँ मैं तैयारी भी कर रहा था, तो मेरी अच्छी वोट बैंक भी है, तो वो सारी ताकत अब मैं माननीय डीआईजी साहब के साथ लगाने का काम करूंगा। और पूरे लोग, मेरे पूरे कार्यकर्ता घर घर जाकर के प्रचार प्रसार करेंगे और बताने का काम करेंगे। समाज शिबू खान में ये थे समाजवादी पार्टी के नेता, और दूसरे थे मानव क्रांति पार्टी के नेता, जिन्होंने चुनावी रणनीति पर अपनी राय रखी है, अपनी वादेदारी पे भी चर्चा बताई है, साथ ही बताया है भाजपा से संबंध तोड़ने का रीजन। वीटीवी इंडिया हमेशा से ही दबे कुचले शोषितों वंचितों की आवाज उठाता रहा है। चुनाव चौपाल के माध्यम से हम सभी से अपील करते हैं, इस लोकतंत्र के पर्व में मतदान जरूर करें।